साथियों, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हिमाचल प्रदेश में एक अनोखी साइकिलिंग रैली भी चल रही है। मैं इस बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। स्वच्छता का संदेश लेकर साइकिल सवारों का एक समूह शिमला से मंडी तक निकला है। पहाड़ी रास्तों पर करीब पौने 200 किलोमीटर की ये दूरी ये लोग साइकिल चलाते हुए ही पूरी करेंगे। इस समूह में बच्चे भी और बुजुर्ग भी हैं। हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, हमारे पहाड़, नदियां, समंदर स्वच्छ रहे, तो स्वास्थ्य भी उतना ही बेहतर होता जाता है। आप मुझे इस तरह के प्रयासों के बारे में जरूर लिखते रहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में मानसून का लगातार विस्तार हो रहा है। अनेक राज्यों में बारिश बढ़ रही है। ये समय जल और जल संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयास करने का भी है। हमारे देश में तो सदियों से ये जिम्मेदारी समाज ही मिलकर उठाता रहा है। आपको याद होगा, मन की बात में हमने एक बार स्टेप वेल्स, इन बावड़ियों की विरासत पर चर्चा की थी। बावड़ी उन बड़े कुओं को कहते हैं जिन तक सीढ़ियों से उतरकर पहुंचते हैं। राजस्थान के उदयपुर में ऐसी ही सैकड़ों साल पुरानी एक बावड़ी है, सुल्तान की बावड़ी। इसे राव सुल्तान सिंह ने बनवाया था, लेकिन उपेक्षा के कारण धीरे धीरे ये जगह वीरान होती गई और कूड़े कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है। एक दिन कुछ युवा ऐसे ही घूमते हुए इस बावड़ी तक पहुंचे और इसकी स्थिति देखकर बहुत दुखी हुए। इन युवाओं ने उसी क्षण सुल्तान की बावड़ी की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने इस मिशन को नाम दिया सुल्तान से सूरतान। आप सोच रहे होंगे कि सूरतान क्या है। दरअसल अपने प्रयासों से इन युवाओं ने ना सिर्फ बावड़ी का कायाकल्प किया, बल्कि इसे संगीत के सुर और तान से भी जोड़ दिया है। सुल्तान की बावड़ी की सफाई के बाद, उसे सजाने के बाद वहां सुर और संगीत का कार्यक्रम होता है। इस बदलाव की इतनी चर्चा है कि विदेश से भी कई लोग इसे देखने आने लगे हैं। इस सफल प्रयास की सबसे खास बात यह है कि अभियान शुरू करने वाले युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। संयोग से अब से कुछ दिन बाद 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है। मैं देश के सभी सीएस को अग्रिम बधाई देता हूं। हम अपने जल स्रोतों को संगीत और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों से जोड़कर उनके प्रति इसी तरह जागरूकता का भाव पैदा कर सकते हैं। जल संरक्षण तो वास्तव में जीवन संरक्षण है। आपने देखा होगा, आजकल कितने ही नदी महोत्सव होने लगे हैं। आपके शहरों में भी इस तरह के जो भी जल स्रोत हैं, वहां कुछ न कुछ आयोजन अवश्य करें। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे उपनिषदों का एक जीवन मंत्र है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। आपने भी इस मंत्र को जरूर सुना होगा। इसका अर्थ है चलते रहो, चलते रहो। ये मंत्र हमारे देश में इतना लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि सतत चलते रहना, गतिशील बने रहना, ये हमारे स्वभाव का हिस्सा है। एक राष्ट्र के रूप में हम हजारों सालों की विकास यात्रा करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। एक समाज के रूप में हम हमेशा नए विचारों, नए बदलावों को स्वीकार करके आगे बढ़ते आए हैं। इसके पीछे
हमारी सांस्कृतिक गतिशीलता और यात्राओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए तो हमारे ऋषियों मुनियों ने तीर्थ यात्रा जैसी धार्मिक जिम्मेदारियां हमें सौंपी थी। अलग अलग तीर्थ यात्राओं पर तो हम सब जाते ही हैं। आपने देखा है कि इस बार चारधाम यात्रा में किस तरह बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हमारे देश में समय समय पर अलग अलग देव यात्राएं भी निकलती हैं। देव यात्राएं यानी जिसमें केवल श्रद्धालु ही नहीं बल्कि हमारे भगवान भी यात्रा पर निकलते हैं। अभी कुछ ही दिनों में 1 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध यात्रा शुरू होने जा रही है। ओडिशा में पुरी की यात्रा से तो हर देशवासी परिचित है। लोगों का प्रयास रहता है कि इस अवसर पर पुरी जाने का सौभाग्य मिले। दूसरे राज्यों में भी जगन्नाथ यात्रा खूब धूमधाम से निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ यात्रा आषाढ़ महीने की द्वितीया से शुरू होती है। हमारे ग्रंथों में आषाढ़स्य द्वितीय दिवसे रथ यात्रा इस तरह संस्कृत श्लोकों में वर्णन मिलता है। गुजरात के अहमदाबाद में भी हर वर्ष आषाढ़ द्वितीया से रथ यात्रा चलती है। मैं गुजरात में था तो मुझे भी हर वर्ष इस यात्रा में सेवा का सौभाग्य मिलता था। आषाढ़ द्वितीया जिसे आषाढ़ी बीज भी कहते हैं, इस दिन से ही कच्छ का नववर्ष भी शुरू होता है। मैं मेरे सभी कच्छी भाइयों बहनों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरे लिए इसलिए भी ये दिन बहुत खास है। मुझे याद है आषाढ़ द्वितीया से एक दिन पहले यानी आषाढ़ की पहली तिथि को हमने गुजरात में एक संस्कृत उत्सव की शुरुआत की थी, जिसमें संस्कृत भाषा में गीत, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इस आयोजन का नाम है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। उत्सव को ये खास नाम देने के पीछे भी एक वजह है। दरअसल संस्कृत के महान कवि कालिदास ने आषाढ़ महीने से ही वर्षा के आगमन पर मेघदूतम लिखा था। मेघदूतम में एक श्लोक है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ट सानुम, यानी आषाढ़ के पहले दिन पर्वत शिखरों से लिपटे हुए बादल। यही श्लोक इस आयोजन का आधार बना। साथियों, अहमदाबाद हो या पुरी, भगवान जगन्नाथ अपनी इस यात्रा के जरिए हमें कई गहरे मानवीय संदेश भी देते हैं। भगवान जगन्नाथ जगत के स्वामी तो है ही, लेकिन उनकी यात्रा में गरीबों, वंचितों की विशेष भागीदारी होती है। भगवान भी समाज के हर वर्ग और व्यक्ति के साथ चलते हैं। ऐसे ही हमारे देश में जितनी भी यात्राएं होती हैं, सब में गरीब, अमीर, ऊंच, नीच ऐसे कोई भेदभाव नजर नहीं आते हैं। सारे भेदभाव से ऊपर उठकर यात्रा ही सर्वोपरि होती है। जैसे कि महाराष्ट्र में पंढरपुर की यात्रा के बारे में आपने जरूर सुना होगा। पंढरपुर की यात्रा में कोई भी न बड़ा होता है न छोटा होता है, हर कोई वारकरी होता है, भगवान विट्ठल का सेवक होता है। अभी 4 दिन बाद ही 30 जून से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। पूरे देश से श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग उतनी ही श्रद्धा से इस यात्रा की जिम्मेदारी उठाते हैं और तीर्थयात्रियों का सहयोग करते हैं। साथियों, दक्षिण में ऐसा ही महत्व सबरीमाला यात्रा का भी है। सबरीमाला की पहाड़ियों पर भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए ये यात्रा तब से चल रही है जब ये रास्ता पूरी तरह जंगलों से घिरा रहता था।
आज भी लोग जब इन यात्राओं में जाते हैं तो उसे धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर रुकने ठहरने की व्यवस्था तक गरीबों के लिए कितने अवसर पैदा होते हैं। यानी ये यात्राएं प्रत्यक्ष रूप से हमें गरीबों की सेवा का अवसर देती हैं और गरीब के लिए उतनी ही हितकारी होती हैं। इसलिए तो देश भी अब आध्यात्मिक यात्राओं में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए इतने सारे प्रयास कर रहा है। आप भी ऐसी किसी यात्रा पर जाएंगे तो आपको अध्यात्म के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी दर्शन होंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमेशा की तरह इस बार भी मन की बात के जरिए आप सभी से जुड़ने का ये अनुभव बहुत ही सुखद रहा। हमने देशवासियों की सफलताओं और उपलब्धियों की चर्चा की। इस सब के बीच हमें कोरोना के खिलाफ सावधानी को भी ध्यान रखना है। हालांकि संतोष की बात है कि आज देश के पास वैक्सीन का व्यापक सुरक्षा कवच मौजूद है। हम 200 करोड़ वैक्सीन डोज के करीब पहुंच गए हैं। देश में तेजी से प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा रही है। अगर आपकी सेकंड डोज के बाद प्रिकॉशन डोज का समय हो गया है तो आप ये तीसरा डोज जरूर लें। अपने परिवार के लोगों को, खासकर बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज लगवाएं। हमें हाथों की सफाई और मास्क जैसी जरूरी सावधानी भी बरतनी ही है। हमें बारिश के मौसम में आसपास गंदगी से होने वाली बीमारियों से भी आगाह रहना है। आप सब सजग रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसी ही ऊर्जा से आगे बढ़ते रहिए। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।